हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 आपकी क्लास 11th के एनसीईआरटी का है। ठीक है, 1 मिनट में इसको ठीक कर लेती हूँ। ये चैप्टर भाई क्लास 11th के एनसीईआरटी है, जो क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम। पहले 3 चैप्टर मैं आपको यूट्यूब पर करवा चुकी हूँ। अब बाकी के ये 4th चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होगा, जिसका नाम है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। यानी आज जहाँ पर आप महासागर देखते हो, महाद्वीप देखते हो, वो कैसे आए, किस तरीके से आए, उन सब चीज़ों को हम रीड आउट करेंगे। देखो, आप सबको पता है कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है और बाकी सारे पर यानी 71% भाग पर क्या है, महासागर है। ठीक है, कहीं पर आपके महाद्वीप है, कहीं पर महासागर है। तो इन सब चीज़ों से लेकर आपकी एक थ्योरी बनती है, और वो थ्योरी थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये एक थ्योरी थी जो कि अटलांटिक महासागरीय तटरेखा को आप ध्यान से देखो। ठीक है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा को अगर हम ध्यान से देखते हैं ना, तो आपका उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों को टच करें तो फिक्स बैठ जाएंगे। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इन दोनों को टच करें तो ये दोनों आपस में फिट बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें हुई थी। तो विज्ञान के इतिहास से जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए उनसे पता चलता है 1596 में एक डच मानचित्रवेता थे, अब्राहिम ओर्टेलियस। इन्होंने इस संभावनाओं को व्यक्त किया था। ठीक है, क्या कहा था, मैं आपके इंपॉर्टेंट का भी आपको बता देती हूँ। इसमें इन्होंने तीनों महाद्वीप को इकट्ठा करके दिखाया था। एक ऐसा मैप बनाया जिसमें इन्होंने तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा कर दिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अब एक जर्मन के मौसमविद थे, यानी एक जर्मन के मौसम वैज्ञानिक थे, नाम था अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने सबसे पहले दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पीजीटी और टीजीटी दोनों में आएगी। तो दोनों को करनी है भाई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी दोनों में आएगी। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया 1912 में, और ये सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित था कि आज जो आप वर्ल्ड मैप देखते हो, तो कौन सा महाद्वीप आज यहाँ पर है, जो महाद्वीप आज वहाँ पर है, वो क्यों है, कैसे आया, आपस में इतनी दूर क्यों हैं, इतने पास क्यों हैं, इन सब चीज़ों को वैगनर ने काफ़ी हद तक डिफाइन किया था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वैगनर के अनुसार क्या थे, आज के सभी महाद्वीप इसी भूखंड के भाग थे, जो कि एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था, और इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वैगनर के अनुसार है ना, स्टार्टिंग में आपकी पूरी पृथ्वी में सिर्फ एक ही बड़ा महाद्वीप था और एक ही महासागर था भाई। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर। महाद्वीप का नाम था पैंजिया। पैंजिया का अर्थ भी पूछा जाता है एग्जाम में। पैंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है, और जो विशाल महासागर उसने बताया उसका अर्थ था पैंथालासा। पैंथालासा जिसका अर्थ होता है जल ही जल, यानी पानी ही पानी। तो वैगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले ये जो पैंजिया था, जो बड़ा सा महाद्वीप था, इसमें टुकड़े होने आरंभ हो गए, इसमें विभाजन पड़ना शुरू हो गया। तो कब विभाजन हुआ, 20 करोड़ साल पहले, ये आपको पता होना चाहिए। पहले जो पैंजिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक पार्ट जिसका नाम लोरेशिया रखा गया, दूसरा पार्ट जिसका नाम गोंडवाना लैंड रखा गया। उत्तर और दक्षिणी इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, और फिर आगे चल के जो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड थे वो धीरे धीरे अनेक पार्ट में बट गए, जिन्हें आज आप महाद्वीपों के रूप में देखते हो। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी किसने थी, वैगनर ने दी थी, 1912 में दी थी। पैंजिया संपूर्ण पृथ्वी, पैंथालासा संपूर्ण जल। पैंजिया जो था, इसको अगर हम बात करें तो लोरेशिया और गोंडवाना, इसके 2 पार्ट्स बट गए थे। बाद में इनके भी सब पार्ट हुए, जिन्हें आज आप 7 महाद्वीप और अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में देखते हो। अब एविडेंसेस क्या क्या थे भाई, एविडेंसेस क्या थे इस थ्योरी के पक्ष में। ठीक है, महाद्वीपों में साम्य। अगर आप दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों को मिलाते हो, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरीके से। ये भाई लगभग आपका दक्षिण अमेरिका
और ये आपका अफ्रीका। तो यहाँ पर से दोनों की बाउंड्री बिल्कुल मैच करती है, ठीक है। दोनों अगर आमने सामने इनकी कोस्टल बाउंड्री को मिटा दें तो बिल्कुल एक ही लगेगा कि एक ही लैंड थी जो अलग हो गई, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है। 1964 में बुलार्ड ने भी एक क्या किया था, 1964 में बुलार्ड ने भी क्या किया, अटलांटिक जो तट है, अटलांटिक जो महासागर है, इसके कोस्टल एरिया को कंप्यूटर की सहायता से एक में मिलाकर एक मानचित्र तैयार किया। और अगर इन कोस्टल एरियाज़ को आपस में मिलाते हैं ना तो बिल्कुल ये फिट बैठते हैं, बिल्कुल सही सिद्ध होते हैं। तो इस तरीके से महाद्वीपों में साम्य यानी बिल्कुल समानता देखी गई उनकी तट रेखाओं में। अब महासागर के पार जो अटलांटिक महासागर है उनके पार जो उन चट्टानें थी उनकी आयु में समानता थी, बिल्कुल एक ही आयु की चट्टानें थी। तो आधुनिक काल में आप सबको पता है अब रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है। इस रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम किसी भी पुरानी से पुरानी चीज़ की आयु का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस डेटिंग से पता चला कि दोनों जो आपके महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, अगर इनकी, ठीक है, इनके जो ब्राज़ील तट है, दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील तट है और पश्चिमी जो अफ्रीका है, ठीक है, अगर इनके तट पे जो चट्टानें हैं उनकी आयु निकाली गई तो दोनों की बिल्कुल सेम आयु थी उनकी तट रेखा के पास। और उसके साथ साथ उनमें जो भी समुद्री निक्षेप पाए गए, समुद्री निक्षेप भी मिले थे जो कि जुरासिक काल के थे, जोरासिक काल के थे, वो भी बिल्कुल सेम थे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के। इससे ये पता चलते हैं कि कभी ना कभी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। वहाँ पहले कोई महासागर नहीं थे, दोनों लैंड वाले पार्ट आपस में जुड़ा हुआ था। उसके बाद आता है टी लाइट। देखो ये जो टी लाइट है एक बार एग्जाम में भी पूछी गई थी, टी लाइट क्या है। ऑप्शन में था अवसादी चट्टानी। तो भाई टी लाइट अवसादी चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो कि आपकी हिमानी यानी हिम नदी के निक्षेपण से बनी है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछट है, भारत में जितने भी जो खनिज पाए जाते हैं ना वो गोंडवाना श्रेणी के पाए जाते हैं। और इसमें अधिकतर में आपकी टी लाइट है, टी लाइट यानी अवसादी चट्टानें हैं जो कि कहीं ना कहीं बर्फ़ की, यहाँ पर कभी बर्फ़ का आवरण था लंबे समय तक, ये भी बात हमें बताते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, इन सब में भी ये टी लाइट के कुछ अवशेष मिलते हैं। तो ये गोंडवाना श्रेणी के जो तलछट है, गोंडवाना श्रेणी के तलछटों में ये जो समानता है ये कहीं ना कहीं बताती है कि ये स्थलखंड भी कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आता है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप यानी डिपॉजिट घाना तट पर, घाना भाई अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में जो घाना तट है उसमें सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। क्यों? सोना युक्त जो शिराएं हैं वो ब्राज़ील में भी मिलती हैं और इधर घाना तट पर भी मिलती हैं। और ब्राज़ील और घाना तट को अगर एक दूसरे में फिक्स करें तो दोनों बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उसी समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे। तो ब्राज़ील पठार और घाना तट पर जो गोल्ड है, जो प्लेसर निक्षेप है, वो भी हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए थे। उसके अलावा भाई नेक्स्ट जो प्रूफ आता है वो जीवाश्मों का वितरण आता है। अगर समुद्री अवरोधक के दोनों ओर किनारों पर बात करें तो जल पर जो भी पौधे या पानी में या स्थल पर जो भी पौधे पाए गए हैं, जंतु पाए जाते हैं, उनकी बिल्कुल समान प्रजातियां देखने को मिली हैं, ठीक है। और इनमें आपके जैसे लैमुर, एक लैमुर प्रजाति है जो कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका यानी साउथ के जितने भी महाद्वीप हैं इन सब में मिली है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक स्थलखंड भी बनाया था जिसे नाम दिया गया लैमुरिया, और इसमें लैमुरिया की उपस्थिति को भी स्वीकार किया था इन्होंने। मैसोसोरस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे और ये जो जीव थे ना बहुत पहले ही विलुप्त हो गए। और अब इनकी अस्थियां दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण प्रांत में भी मिलती हैं और ब्राज़ील के में भी मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं बताते हैं ये जीव कि पहले यहाँ कोई सागर नहीं था और ये एरिया जुड़ा हुआ था, ठीक है। और आज ये दोनों स्थान एक दूसरे से 4800 किलोमीटर दूर है और इनके बीच में अटलांटिक महासागर विद्यमान है। गॉट इट? समझ में आया? तो ये सारे आपके एविडेंस थे जो ये बताते हैं कि भाई
आपके दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, जिसमें समुद्री निक्षेप भी आते हैं। टीलाइट अवसादी चट्टानें आ गई। मेसोसोरस आ गए आपके। विभिन्न पेड़ पौधे और जीव जंतु जल और स्थल पर रहते हैं। जीवाश्मों का वितरण वो भी प्रूफ हो गया। उसके अलावा आपके महाद्वीपों की जो कोस्टियल बाउंड्री है वो भी, उनमें भी समानता देखने को मिली। चट्टानों की आयु में भी समानता है। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस वैगनर ने प्रस्तुत किए जो ये बताते हैं कि पहले ये सारे एरियाज आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद आया प्रवाह संबंधी बल, ठीक है, यानी फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। जो आपका फोर्स था वो कौन सा लगा ड्रिफ्टिंग में, तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के, ठीक है, तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। एक तो था भाई पोलर फ्लेइंग फोर्स, यानी पोलर या ध्रुवीय फ्लेइंग बल। दूसरा था टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल। तो ये दोनों बल याद रखने पड़ेंगे जो कि वैगनर ने दिए थे कि महाद्वीपीय विस्थापन के दो ही मेन कारण माने थे। जो ध्रुवीय फ्लेइंग बल था ये पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड था, यानी हमारी पृथ्वी जो अपने घूर्णन पर घूमती है उससे रिलेटेड था। ये मानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, बल्कि भूमध्य रेखा पर से पृथ्वी थोड़ी उभरी हुई है, और ये उभार जो देखने को मिला है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण है, ठीक है। तो ये मानते थे कि जो आपका पोलर यानी ध्रुवीय बल था जो कि महाद्वीपीय विस्थापन का कारण था, ये क्यों था, ठीक है। दूसरा बल जो वैगनर महोदय ने सुझाया वो था भाई ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित था। ज्वारीय बल तो आप सबने पढ़ रखा है, जो कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। इससे महासागरों में क्या होता है, ज्वार पैदा होता है। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए, और बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए बट अपर्याप्त मानते हैं, ठीक है। बट वैगनर के अनुसार ये ही दो बल थे जिनकी वजह से महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संवहन धारा सिद्धांत। ये किसने दिया था, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये 1930 के दशक में देने वाले थे भाई आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने मेंटल लेयर में, पृथ्वी की मेंटल लेयर में जो संवहनीय धाराएं बहती हैं, ठीक है, उनकी संभावना व्यक्त की कि ये संभावनीय धाराएं कहाँ से पैदा होती है भाई, मेंटल में तापमान की विभिन्नता देखने को मिलती है, और वहाँ पर रेडियो एक्टिव आपके तत्व भी हैं, और इसी भाग में ये संवहनीय धाराएं पैदा होती हैं। और ये संवहनीय धाराएं इन पूरे मेंटल भाग में इसी प्रकार की धाराओं जो विद्यमान हैं वही इन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। क्योंकि देखो, वैज्ञानिक मानते थे कि मेंटल के अंदर जो संवहनीय धाराएं बहती हैं उनकी वजह से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुआ था, और जो वैगनर ने दी थी दोनों जो सिद्धांत उनको उन्होंने नकार दिया था, ज्वारीय बल को और पोलर और ध्रुवीय बल को। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वैगनर के अकॉर्डिंग महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन से दो बल उत्तरदायी थे, तो आपको पता होनी चाहिए कौन से दो बल उत्तरदायी थे। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय और महासागरों का वितरण। तो भाई महासागरीय आद्यस्थल का मानचित्र, मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर की बात करें तो महासागरों की जो बनावट है और उनके आकार पर पूरा शोध करने की बात करें तो ये एक पूरा मैदान नहीं है। महासागरों के अंदर भी ऊंचावच पाया जाता है। ऊंचावच मीन्स कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर आपकी ऊंचाई भी है। तो महासागर की जो तली है वो बिल्कुल एक समान नहीं है, ठीक है। कुछ आपकी पर्वतीय कटके भी हैं, पर्वत भी हैं, कटक भी है, जैसे आपकी एस आकार की कटक अटलांटिक महासागर में मिलती हैं, और गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं, जैसे मैरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, आपकी कर्मेडिक ट्रेंच। तो बहुत सारी खाइयाँ हैं, प्यूर्टो रिको। तो ये सारे महाद्वीपों के किनारों पर भी स्थित हैं, ठीक है। तो महासागरीय की बात करें तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट एक चीज़ बात करें भाई, जो महासागरीय जो क्रस्ट है इसकी चट्टानों का डेटिंग करने से ये पता चला है कि महासागरीय नीतल की चट्टानें महाद्वीपीय भाग में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है, यानी महासागरों की चट्टानें नई हैं महाद्वीपीयों की चट्टानों से, ठीक है। महासागरीय कटक के दोनों ओर की जो चट्टानें हैं कटक से बिल्कुल बराबर दूरी पर है, जिससे उनकी आयु और संरचना में भी काफ़ी समानता देखने को मिलती है। ये है भाई देखो मैप, इसमें थोड़ा सा समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। देखो ये समुद्र तल है। अब सबसे पहले जो एरिया आता है उसे बोलते हैं ये समुद्र तल, ये औसत ऊंचाई महाद्वीपीय शेल्फ, ये है आपका महाद्वीपीय शेल्फ। फिर आता है आपका तो महाद्वीपीय शेल्फ, उसके बाद सबसे पहले बनता है महाद्वीपीय शेल्फ, उसके बाद बनता है भाई महाद्वीपीय ढाल, और फिर आता है आपका
महासागरीय बेसिन सतह, ठीक है, और फिर बहुत ज़्यादा गहराई। तो ये कई बार सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो नंबर 1 पे शेल्फ, फिर ढाल आता है, फिर महासागरीय बेसिन सतह, औसत गहराई होती है, और फिर डेप्थ यानी गंभीर महासागर। गॉट इट? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आगे आती है आपकी महाद्वीपीय सीमा क्या होती है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स किसे कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच वाला एरिया होता है, ठीक है, और इसमें महाद्वीपीय मगनतट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ देखने को मिलती हैं। अब इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे भी। फिर आते हैं महासागरों में वितलीय मैदान यानी एबेसल प्लेन्स। ये क्या होते हैं? ये एक मैदान होते हैं विस्तृत, जो कि महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय जो कटक, समुद्र के बीच में जो कटक होती है ना, पर्वत कटक, उनके बीच में पाई जाती हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहा कर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं, ठीक है। तो महाद्वीपों से बहा कर लाए गए जो अवसाद है इनके तटों से दूर जम हो जाते हैं, ये वो मैदान होते हैं। मध्य महासागरीय कटक बिल्कुल पतली पतली कटक होते हैं, पतले पतले पर्वत होते हैं जो समुद्र के बीच में, किसी भी महासागर के बीच में पानी में डूबे हुए होते हैं। लंबी लंबी पतली सी पर्वत श्रृंखला होती हैं ये, ठीक है, एक पठार की तरह होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। उसके अलावा सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र भी होता है ये, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं और जमते रहते हैं और ये फैलती रहती हैं। नेक्स्ट आता है भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। तो यहाँ पर हम भूकंप, देखो मैंने लास्ट जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें हमने भूकंप को डिटेल से पढ़ा और हमने ज्वालामुखी को डिटेल से पढ़ा। अब ये मैप है, अब इस मैप में देखो आपको जो बेल्ट दिख रही है ना, ये वाली जो बेल्ट है ना, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इसी बेल्ट में आते हैं। और इस बेल्ट को बोलते हैं भाई, ये प्रशांत महासागर है आपका बीच में, ये बीच में प्रशांत महासागर है, और इस बेल्ट को बोल देते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वर्ल्ड के 60% से भी अधिक भूकंप और ज्वालामुखी इसी बेल्ट में आते हैं, इसलिए रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये है हवाई आइलैंड जो कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच है। तो ये गंभीर भूकंप क्षेत्र है, यानी भयंकर भूकंप क्षेत्र है, ठीक है, और ज्वालामुखी उद्गार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। गॉट इट? तो वो आपको फेमस तो पता चल गया कहाँ पर है। और भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा एरिया शेडेड बेल्ट, ये छोड़ो तुम, ये इतना ज़्यादा, हाँ, रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्रशांत महासागर के किनारे जहाँ पर आपके एक्टिव वोल्केनो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आता है सागरीय अधस्थल का विस्तार। सागरीय अधस्थल का विस्तार वैगनर के महाद्वीपीय जो सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उसके समय ये उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों का जब अध्ययन हुआ, पूरा चुंबकीय अध्ययन, और महासागरीय जो तल है उनमें ये देखा गया कि मानचित्र में कुछ तथ्य उजागर हुए थे। भाई क्या क्या पॉइंट उभर कर आए, ये देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी उद्गार जो है वो बिल्कुल सामान्य क्रिया है, और ये उद्गार बड़ी मात्रा में क्या निकालते हैं? लावा बाहर निकालते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान ऊंचाई पर आपके चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन, चुंबकीय गुण, इन सब में समानता देखने को मिली। सिंपल सी बात है, दोनों तरफ चट्टानें बिल्कुल समान थी। और चट्टानों की आयु की बात करें तो वो भी महासागरीय भूपट्टी यानी क्रस्ट की चट्टानें महाद्वीपीय भूपट्टी की चट्टानों से अधिक नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। महासागरीय जो क्रस्ट की चट्टानें हैं 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, ठीक है। ये आपके डायग्राम है, बट आपके काम का इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको अलग से ही कराऊंगी। गहरी खाइयों में अगर हम बात करें तो भूकंप के जो उद्गम है अधिक गहराई पर है, गहरी खाइयों में। और मध्य महासागरीय कटकों पर बात करें तो वहाँ पर जो भूकंप के उद्गम है वो बहुत कम गहराइयों पर है। तो अलग अलग गहराई होती है भाई, गहरी खाइयों में भूकंप अधिक गहरे होते हैं और कम गहराई पे कम गहरे होते हैं। अब आया था एक और सिद्धांत, एक और आपका जो था वो हैरी हैस ने दिया था 1961 में, एक परिकल्पना दी थी, हाइपोथेसिस दी थी, जिसका नाम था सागरीय अधस्थल विस्तार यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसके नाम से इसे जाना जाता है। हैस ने क्या कहा कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, ठीक है। जो कटक है, महासागरीय कटक है, पतले पतले पर्वत हैं, उनके ऊपर, उनके शीर्ष पर बार बार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, जिसमें महासागरीय भूपट्टी में विभेदन हुआ, क्रस्ट में विभेदन हुआ और नया लावा भर भर के ऊपर आ रहा है। और इस नए लावे की वजह से ही क्या हो रहा है फिर आपका, नए लावा जो कि
हमारी क्रस्ट को दोनों तरफ से धकेल रहा है, इसलिए महासागर की जो तली है वो फैल रही है। ठीक है, क्योंकि महासागर में नई क्रस्ट का निर्माण होता जा रहा है। वो सारा का सारा देखो कैसे हो रहा है, लावा अंदर से आके ऐसे ऐसे फैलता जा रहा है और महासागरीय जो क्रस्ट है वो भी फैलती जा रही है, उसका भी विस्तार होता जा रहा है। और एक महासागर फैल रहा है तो दूसरा महासागर सिकुड़ भी रहा है। जो अटलांटिक महासागर है वो लगातार आपका फैलता जा रहा है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर देखो, आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। ये माना जाता है भाई आपका ये वैगनर का ही है कि किस तरीके से कब किस तरीके से टुकड़े हुए। पहले किस तरीके से आपका ऐसे था, एक ही आपका लैंड एरिया था, फिर धीरे धीरे उनमें टुकड़े भी हो गए, फिर और ज़्यादा टुकड़े हुए, फिर और ज़्यादा टुकड़े हुए, फिर आप आज जो वर्ल्ड का मैप देख रहे हो वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया था। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है, हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ ली, आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ लिया, यानी सागरीय जो तली है उसका प्रसारण कैसे होता है ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के बाद विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की एक, ठीक है, 1967 में एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम रखा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक विवर्तनिक प्लेट, ठीक है, विवर्तनिक प्लेट इसे कहा गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से इसे जाना गया। आपने ये थ्योरी बहुत बार मुझसे पढ़ी है। ये आपके ठोस चट्टानों का एक विशाल और अनियमित आकार का खंड है जो कि आपके स्थलमंडल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? स्थलमंडल से मिलकर बना है। और जितनी भी प्लेटें हैं वो सारी की सारी दुर्बलता मंडल के ऊपर क्षैतिज अवस्था में मूवमेंट कर रही है। स्थलमंडल में लिथोस्फीयर में क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को शामिल किया जाता है। ये चीज़ मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। और आपकी इसकी मोटाई 5 से 100 किलोमीटर है, महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है। मान लो कोई प्लेट केवल महाद्वीपों से बनी है तो वो महाद्वीपीय प्लेट होगी, जो महासागर से बनी है वो महासागरीय प्लेट होगी। जैसे आपकी यूरेशियन प्लेट, ये केवल यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बनी है तो ये महाद्वीपीय प्लेट है। प्रशांत प्लेट केवल प्रशांत महासागर से बनी है तो महासागरीय प्लेट है। गॉट इट। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो स्थल मंडल है इसको 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटों में डिवाइड किया गया है। अब ये 7 बड़ी प्लेटों के नाम आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए भाई, ये है संसार की कुछ छोटी और बड़ी प्लेटों का वितरण। एक ही मैप में मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, नंबर 1 यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, और नंबर 2 भाई इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये लिखा हुआ। नंबर 3 उत्तरी अमेरिकी प्लेट। नंबर 4 दक्षिण अमेरिकी प्लेट। नंबर 5 अफ्रीकी प्लेट। नंबर 6 प्रशांत प्लेट, ठीक है, यूरेशियाई हो गई, इंडो हाँ। नंबर 7 अंटार्कटिका प्लेट। तो ये जो मैंने आपको 7 लिखाई हैं ये सातों के सातों संसार की सबसे बड़ी प्लेटें हैं 7। उसके अलावा छोटी प्लेटें आप ध्यान से देखो, ये पूछी जाती है एग्जाम में। सबसे पहले देखो, ये प्रशांत महासागर है। अब प्रशांत महासागर की साइड उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर आपकी छोटी प्लेट पड़ती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए, कोकोस। तो उत्तर की ओर से शुरू करते हैं। सबसे पहले पड़ती है जवान डी फ्यूका प्लेट। ये सारी आपको लर्न करनी है। जवान डी फ्यूका प्लेट नंबर 1, उत्तर से दक्षिण की ओर, कई बार सीक्वेंस में लगाना भी आता है। तो जवान डी फ्यूका प्लेट। नंबर 2 पे कोकस प्लेट, और नंबर 3 पर पड़ती है दक्षिण अमेरिका तट पर नाजका प्लेट, और नंबर 4 पे पड़ती है वही सकोसिया प्लेट। तो ये चारों प्लेट सीक्वेंस में पड़ती है उत्तर से दक्षिण की ओर, जवान डी फ्यूका, कोकस, नजाका और सकोशिया। समझ में आ गई? उसके बाद यहाँ पर अटलांटिक महासागर की ओर, ये है भाई अटलांटिक महासागर, और ये है साकार की कटक। यहाँ पर आपकी आती है मध्य अमेरिका में कैरिबियाई प्लेट। कैरिबियाई प्लेट ये याद रखनी है आपको। यहाँ पर आपकी आती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में फिलीपींस द्वीप समूह के पास फिलीपींस प्लेट। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में आती है कैरोलिन प्लेट, ठीक है। और बिल्कुल प्रशांत महासागर के नॉर्थ में, यहाँ पर जापान के नॉर्थ में एल्यूशियन खाई भी है। ये खाइयाँ भी एग्जाम में पूछी जाती है। जावा ट्रेंच ये आपकी पड़ती है भाई हिंद महासागर में। एल्यूशियन खाई आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर में। मध्य अटलांटिक कटक मैंने आपको बता दी। और ये है भाई आपकी अरेबियन प्लेट जो कि अरब महाद्वीप पर पड़ती है। तो ये सारी आपकी प्लेटें हैं, ठीक है, पता चल गई आपको। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ और देखो,
ये अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा। अपसारी सीमा उसे कहते हैं जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे अपसारी सीमा कहते हैं। जहाँ पर भी आपको ये रेल की पटड़ी जैसी दिख रही है ना, यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पर जो प्लेटें हैं वो क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और वहीं अगर बैठे दूसरी तरफ जो दिख रहा है हमें अभिसरण सीमा, ठीक है, अभिसरण सीमा जिसमें पहाड़ से बने होंगे, तो ये वाला जो पार्ट है, इस अभिसरण का मीनिंग होता है जब प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है तो उसे बोलते हैं अभिसरण सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं तो ये रहेगी। उसके बाद रूपांतरण सीमा। रूपांतरण सीमा होता है भाई जब प्लेटें एक दूसरे के बगल से निकल जाती हैं, कोई किसी को टच नहीं करेगी, तो वो एरिया होता है रूपांतरण। एक ये वाला है और आपका एक ये वाला है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, कहाँ पर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये सारी प्लेटें मैंने आपको बता दी हैं। अरेबियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट आपकी उसमें दी हुई नहीं थी ना, न्यू गिनी के उत्तर पे जो फिलीपींस आइलैंड है उसके पास, और इंडियन प्लेट दोनों के बीच में है कैरोलिन प्लेट। फ्यूजी प्लेट आपके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ और ईस्ट में आती हैं। अरेबियन प्लेट, नाजका, कोकस और सारी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेटें मूवमेंट करती हैं, और ये प्लेटें जैसे जैसे मूवमेंट करती हैं वैसे वैसे आपकी पर्वत बनते हैं, खाइयाँ बनती हैं, ज्वालामुखी फटती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये अब सारी सीमा मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस इनके एग्जाम्पल देखो। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है तो होता है अब सारी सीमा प्लेट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मध्य अटलांटिक कटक। एग्जाम में पूछा जाता है कि अब सारी सीमा का उदाहरण है, तो आपको ऑप्शन में मध्य अटलांटिक कटक मिलेगा। यहाँ पर अमेरिकी प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, यूरेशियन प्लेटें और अफ्रीकी प्लेटें से अलग हो रही है। अभिसरण प्लेटें, जब प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं। ठीक है, और इसमें हमारी क्रस्ट नष्ट होती है, और वो स्थान जहाँ पे प्लेटें धंसती है ना उसे सबडक्शन जोन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, प्रविष्टन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार से होता है, या तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच होगा, या 2 महासागरीय प्लेटों के बीच होगा, या 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच होगा। रूपांतरण, जब प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से निकल जाती हैं और इनका, ठीक है, कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसफॉर्म एक दूसरे के बगल से निकल जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। अब प्लेट प्रवाह दर यानी रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट की रेट की बात करें तो किस तरीके से होता है, तो भाई आर्कटिक कटक की बात करें, आर्कटिक कटक जो कि नॉर्थ में है, बिल्कुल आर्कटिक महासागर पर, उसकी प्रवाह दर सबसे कम है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। और वही पूर्वी प्रशांत महासागर उभार की बात करें, वो, ठीक है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर, उसकी प्रवाह दर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा है। अब इन प्लेट को चलाने के लिए कौन से फोर्स काम करते हैं, कौन से बल काम करते हैं, तो जैसे वैगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कुछ फोर्स दिए थे 2, है ना, ज्वारीय बल और पोलर बल। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ आपके फोर्स थे, और ये फोर्स थे भाई, स्पेशल नाम तो दिया हुआ नहीं है, बाकी तुम्हें पढ़ा देती हूँ। सिंपल वही चीज़ आएगी कि हमारी जो पृथ्वी का धरातल है वो बिल्कुल भूगर्भ दोनों स्थिर ना रहकर गतिमान है। दोनों हमें थ्योरी यही बताती है, प्लेट विवर्तनिक भी और हमारी महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी भी। दृढ़ प्लेट के नीचे आपकी जो चट्टानें हैं वो भी वृत्ताकार रूप में चल रही हैं, गहराई में जाके नष्ट हो जाती है, और यही चक्र बार बार चलता रहता है, और इसे कहते हैं संवहनीय प्रवाह। ठीक है, जब आपके बार बार गहराई में जाके चीज़ें नष्ट होती रहती हैं, और रेडियो तत्वों का भी वो मिलता है, काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया था। हैरी एस ने सागरीय तल प्रसारण विस्तार दिया था, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, तो उसकी अवधारणा को भी काफ़ी प्रभावित किया था होम्स का था भाई संवहनीय धारा सिद्धांत। होम्स महोदय का था संवहनीय धारा सिद्धांत। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल है, जो कि प्लेटों को काफ़ी प्रभावित करता है। ठीक है, अब भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट की बात करें तो भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है, यानी प्रायद्वीपीय भारत आता है पूरा और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी आता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ जो सबडक्शन जोन है इसकी उत्तरी सीमा बनाता है, जो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, यानी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ठीक है, ये आपका आगे जावा तक फैला हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा काम का नहीं है भाई।
देखो, भारत एक वृत्त द्वीप था जो कि ऑस्ट्रेलियाई तट से काफ़ी दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। 22.5 करोड़ साल पहले एक टेथिस सागर था जो इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था, भारत को। ठीक है, और 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया में टुकड़े हुए तो भारत उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू हो गया। 4 से 5 करोड़ साल पहले भारत एशिया से टकराया और हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। यानी आज जहाँ पे टेथिस सागर था पहले, आज वहाँ पर हिमालय पर्वत है। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र में दिखाई गई है। तो देख लो भाई, ये है भारत की स्थिति, ये रही। भारत पहले ऐसा था, अब वर्तमान में तो ऐसा है। पहले अफ्रीका के साथ ऐसे जुड़ा हुआ था, ये वाला पार्ट अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, साउथ इंडिया का। और फिर अफ्रीका से धीरे धीरे 7.1 करोड़ वर्ष पहले ये सिचुएशन थी। 5.5 करोड़ वर्ष तक थोड़ा सीधा हो गया, फिर 3.8 करोड़ वर्ष थोड़ा और खिसक गया, 1 करोड़ वर्ष पहले बिल्कुल ही सीधा हो गया। तो धीरे धीरे आज वर्तमान में जो भारत की स्थिति है वो ये है। तो धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ इंडिया में भी मूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 4 लगभग ये माना जाता है कि यह उपमहाद्वीप तब भी मध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके बाद हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पर हुई थी। और ये प्रक्रिया अब भी जारी है। भारत में अभी भी मूवमेंट है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये पर आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने 2 थ्योरी डिटेल में पढ़ी है भाई। एक तो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, दूसरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेटें डिटेल में पढ़ी, उसके साथ साथ हमने भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण डिटेल में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए इन्हें करते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के एक साथ स्थित होने की बात की? तो किसने की थी भाई? वैगनर ने, पिलेग्रिनी ने, आर्टेलिसियस ने, एडमंड हैंस ने। तो देखो ध्यान से, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी आया था कंसेप्ट। वैगनर का नाम यहाँ पर नहीं आएगा, कहीं आप वैगनर टिक कर दो, क्योंकि देखो वैगनर से पहले सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त करने वाले ओर्टेलियस थे। कौन थे? ओर्टेलियस। ठीक है, इसके साथ साथ एंटिलियो ने एक मानचित्र बनाया, तीनों को इकट्ठा करके दिखाया था। तो भाई एंटिलियो इसका आंसर रहेगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एंटिलियो। तो एंटिलियो ही इसका राइट आंसर रहेगा, मेरे हिसाब से एंटिलियो ही रहेगा, क्योंकि उसी ने ही सबसे पहले इस मैप को बनाया था और तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा करके दिखाया था। तो एंटिलियो पिलेग्रिनी। ठीक है गा। नेक्स्ट आता है पोलर फ्लेइंग बल निम्न में से किससे संबंधित था? ज्वारीय बल, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो ये पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड था। राइट आंसर इज खा। इन निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, छोटी प्लेट नहीं है? नाजका, अरब, फिलीपीन, अंटार्कटिक। अंटार्कटिका आपकी बड़ी प्लेट है भाई, 7 बड़ी प्लेटों में काउंट होती हैं। नेक्स्ट आता है सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? मध्य सागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण, चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों का होना, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। तो हैस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो देखो जो सामान्य चुंबकीय पट्टियों का होना, इस पे तो उसने विचार किया था, और ज्वालामुखी क्रियाएं होती इस पे भी विचार किया था। विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण और चट्टानों की आयु, उसने जो गा पे जीवाश्मों का वितरण, इस पे विचार नहीं किया, बाकी सब पे उसने विचार किया था। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरीके की प्लेट सीमा है? तो हिमालय पर्वत के समय जो भारतीय प्लेट की सीमा है वो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण सीमा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। कल फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ, तब तक आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बनाना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे भाई, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।